हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल द एग्ज़ाम गाइडर पर सभी लोगों का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और आज मैं ऐसे टॉपिक पर बात करना चाहता हूं जहां सभी लोगों को लगता है कि तुक्का लगाने से हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो मैं एक स्मार्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए तुक्का लगाने के लिए, एक इंटेलिजेंस तुक्का कैसे लगाते हैं, तो इस टॉपिक पर हम बात करेंगे। और मैंने इस स्ट्रेटजी को अपनाकर मैंने जो है यूपीपीसीएस का जो प्रीलिम्स है 2024 उसको क्लियर किया था। इससे पहले जो है 2020 में क्लियर किया। इसके पहले दो बार आरओ मेंस लिख चुका हूं और इस बार भी आरओ में मेरा क्लियर हो गया। तो इसके लिए मैं क्या स्ट्रेटजी अपनाता हूं और कैसे क्या करता हूं, ये सारी बात मैं इस वीडियो में करूंगा। और आप सभी का जो है, आप सभी लोग इस हमारे वीडियो के साथ अंत तक ज़रूर बने रहें। तो मेरा नाम जितेंद्र कुमार है और मैंने 2 बार जो है यूपीपीसीएस प्रीलिम्स जो मेंस लिखा है, दो बार जो है मैंने आरओ मेंस लिखा है। इसके अतिरिक्त इस बार जो है हमारा 2023 वाला जो 2025 में रिज़ल्ट आया, इसमें भी मैंने क्लियर कर लिया है। तो इसको भी अभी मेंस देना है। तो ये सारी चीज़ें और बाकी मैं इसमें यूपी लेखपाल में, यूपीपीसीएल में, हाई कोर्ट में और रेलवे में सेलेक्ट हो चुका हूँ। तो मेरी क्या रणनीति रहती है, किस हिसाब से मैं जो है इतने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेता हूँ। और सबसे बड़ी बात ये होती है ना कि जैसे आप वर्किंग में होते हैं तो उसके साथ आपको टाइम बहुत कम मिलता है और उसमें आपको स्मार्ट स्टडीज़ अपनानी पड़ती है। और उसके साथ में देखिए, आजकल एग्ज़ाम का हाल इस प्रकार का है कि आपको चाहे जितना भी आप पढ़ के जाएँ, लेकिन आपको क्वेश्चन वहाँ पर जब देखेंगे आपको लगेगा कि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं। तो उन क्वेश्चनों को कैसे टैकल करना है और कैसे आगे मतलब अधिक से अधिक नंबर गेन किए जाएं, इसके लिए पूरी बात मैं इस वीडियो में करूंगा। और इंटेलिजेंस तुक्का कैसे लगाते हैं ये भी बात करूंगा। ठीक है, आप सभी हमारे साथ वीडियो में बने रहें। तो देखिए, तुक्का लगाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हाँ, आपको तुक्का कैसे लगाना ये ज़रूर आना चाहिए। अगर आप एक अच्छे तरीके से तुक्का लगाते हैं तो आपके चांसेस जो होते हैं जो क्वेश्चन के सही होने के वो बढ़ जाते हैं। पॉसिबिलिटी उनकी अच्छी रहती है सही होने की। और मैंने जितने भी एग्ज़ाम दिए हैं सभी में यही मेरी स्ट्रेटजी रहती है कि एक स्मार्ट तुक्का किस टाइप से लगाया जाए, क्योंकि सारे क्वेश्चन और हाँ, इस समय का सबसे बड़ा ये चीज़ है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो आपके जो क्वालिफाई करने के चांसेस हैं वो घट जाते हैं। तो आपको तुक्का लगाना ही पड़ेगा। तो वो तुक्का कैसे लगाएं, इसके लिए मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूँ। तो देखिए, हमारे पास एक प्रकार का ये क्वेश्चन होता है, सब टाइप वाइज मैंने क्वेश्चन को लिया है और उसी हिसाब से आपको बताऊंगा। तो मेरे पास एक प्रकार का ये क्वेश्चन होता है जिसमें एक कथन होता है और इसमें एक कारण होता है। ठीक है, तो कथन कारण वाले क्वेश्चन कैसे हल करने हैं परीक्षा के वक्त। मान लीजिए मैंने क्वेश्चन पढ़ा और मुझे लगा कि हाँ, कहीं ना कहीं मैंने पढ़ा है। देखिए, तुक्का तभी लगाइएगा जब आप कहीं ना कहीं उसको पढ़े रहे होंगे। अगर कभी आपने उसके बारे में पढ़ा नहीं तो तुक्का प्लीज़ मत लगाइएगा। ये गांठ बांध उसके मतलब रख लीजिए कि आपको तुक्का तभी लगाना है जब आपने उसके बारे में कभी पढ़ा है। तो जैसे ये क्वेश्चन है कथन कारण वाला, जैसे कह रहा है कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। ठीक, मैंने कथन पढ़ लिया। उसके बाद कारण कह रहा है कि संसद भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है। ठीक है, ये भी हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब मुझे इसमें से जो ऑप्शन दिए हैं उनको पढ़ना है। जैसे ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक, दूसरा है कि जो ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की व्याख्या सही नहीं करता है। ठीक, दूसरा। सी कह रहा है कि ए सही है परंतु आर गलत है। डी कह रहा है ए गलत है परंतु आर सही है। अब देखिए,
मुझे पता है कि इसमें क्वेश्चन पढ़ते ही मुझे ये तो पता हो गया कि 368 अनुच्छेद के अंतर्गत जो संविधान में भाग मतलब बात तो मतलब इसमें की गई है लेकिन तो मुझे ये पता है, ठीक है। सांसद और ये भी पता है संसद जो है भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है, ये भी पता है मुझे। और इसके साथ में तो मुझे वहाँ पर क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, मुझे मालूम है कि ए और सी और डी क्वेश्चन इसमें नहीं होंगे, तो मैं क्या करता हूँ सीधा साधा मैं सीधा इसको क्या करता हूँ, इसको कट कर देता हूँ भाई, ये नहीं हो सकता और डी नहीं हो सकता, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, ठीक। अब जब 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, मुझे मालूम है कि या तो आंसर ए होगा या तो बी होगा, तो मुझे क्या सोचना है। देखिए अगर ये पढ़ने से लग रहा है कि दोनों एक दूसरे के इंटरलिंक हैं, अब देखो इसमें भी कहा गया 368 के अंतर्गत संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। फिर कह रहा है संसद भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है। तो क्या है, अगर मुझे कुछ भी नहीं पता तो मुझे ये तो पता है ए और आर दोनों सही हैं, ठीक है, ए और आर दोनों सही है। अब मुझे इनमें से दोनों पॉजिटिव बात कर रहे हैं और सही बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब निगेटिव वाला ये नहीं होगा। तो मैं तुक्का अगर लगाना है मुझे, तो क्या करूँगा, मैं ए वाला तुक्का लगा दूँगा और इसको वहाँ पर गोला फिल करके आगे बढ़ जाऊँगा, ठीक। सबसे बढ़िया, क्योंकि अगर 2 विकल्प में मुझे कन्फ्यूजन है तो मुझे क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, ये गांठ बांध के सुन लीजिए। अगर आपको वाकई में क्वालिफाई करना है 2025 का यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम या और कोई एग्ज़ाम, तो यही रणनीति आप अपनाइए, ठीक है। अब उसके बाद जैसे इसके बाद अगले प्रकार का क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है। आपने खूब पढ़ा होगा कि जो है अनुच्छेद जो है 2 अनुच्छेद ऐसे हैं जिसको जो है राष्ट्रीय आपातकालीन घोषित किया जाए तो उस समय वो जो है उनको निलंबित नहीं किया जा सकता, क्योंकि तो मैंने पढ़ा विकल्प ए अनुच्छेद 14 तथा 15, फिर हमने अनुच्छेद 19, 20, फिर अनुच्छेद 21, 22, फिर अनुच्छेद 20, 21। अब मुझे ये तो पता है 14, 15 मतलब समानता के अंतर्गत आते हैं, 19, 20 ये जो है स्वतंत्रता के अंतर्गत आते हैं, 21, 22 मुझे पढ़ते ही मुझे ये पता हो गया कि ये जो है दो तो मतलब विकल्प इसके नहीं हो सकते हैं, ए वाला और बी वाला, ठीक। अब मुझे कन्फ्यूजन है सी और डी वाले में। अब मुझे जब इन दोनों को ऑप्शन में मुझे कन्फ्यूजन है तो मुझे यहाँ पर क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। अगर 2 विकल्प में कन्फ्यूजन है तो क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना, इतना मैं बता रहा हूँ, इसको गांठ बांध के सुन लीजिए। अब मुझे ये तो पता है कि अनुच्छेद 21 तो खैर प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। इसका मतलब अगर किसी के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है, यानी कि कुछ भी हो जाए लेकिन हम किसी के प्राण और उसको जो दैहिक रूप से परेशान नहीं कर सकते, ना तो उसके प्राण के लिए मतलब स्वतंत्र है अपने आप से, ठीक। ये तो पता है, ठीक। ये तो पता है कि 21 वाला होगा। अब 22 है कि 20 है, अब इसमें कन्फ्यूजन है। तो मैं क्या करूँगा, सीधे साधे अगर इनमें से 2 में से किसी में एक लगाने हैं तो 22 मैं याद करूँगा किसके अंतर्गत 19 स्वतंत्रता ही है, तो मैं या तो ये आंसर लगा दूँगा या तो ये लगा दूँगा। अगर मुझे थोड़ा और दिमाग पर जोर डाला, मुझे याद आ गया कि हो सकता है कि ये वाला विकल्प सही हो, तो मैं क्या करूँगा, ये वाला जो है विकल्प लगा के आगे बढ़ जाऊँगा, ठीक है। मान लीजिए ये लगा दिया, गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार से मैंने लगाए, अगर 5 क्वेश्चन मैंने किए, 5 क्वेश्चन में से अगर मान लीजिए अगर 2 सही हो गए, 3 गलत हो गए, ठीक, तो 0.75 उसमें मैंने जो है कट कर दिए, तब भी तो मेरे पास 1.25 बच रहा है ना, तभी तो मैं प्लस में हूँ कि नहीं हूँ, मैं प्लस में हूँ, ठीक। इसी प्रकार से अगला, जैसे राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ठीक है। अब राज्य वित्त आयोग
मुझे ये खूब पता है, मैंने विकल्प पढ़ा कि यह एक अनौपचारिक संस्था है, यह एक संवैधानिक संस्था है, यह एक प्रशासनिक संस्था है, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक, मैंने पढ़ा, मैंने कुछ दिमाग पर जोर डाला कि यार कुछ राज्य वित्त आयोग की बात की तो गई है, संविधान में कहीं ना कहीं राज्य वित्त आयोग की बात की गई है, अगर मान लीजिए वो भी नहीं याद आ रहा। ठीक है, अनौपचारिक संस्था, जिसका मतलब अनौपचारिक संस्था की जिसका जो इलीगल तौर से है, तो ये तो हो ही नहीं सकती, मैंने कट कर दिया। उपयुक्त में से ये भी हमने कट कर दिया। यह एक प्रशासनिक संस्था है। प्रशासन मतलब जानते हो एडमिनिस्ट्रेशन, जो जहाँ से चीज़ें सारे कंट्रोल होती हैं। क्या वित्त आयोग के द्वारा सारी चीज़ें कंट्रोल होती नहीं होती, तो इसको मैंने कट कर दिया। अब हमारा आंसर अपने आप ही निकल आया। ठीक है, अब मैंने कट कर दिया, अब देखो अपने आप ही आंसर निकल आया कि यह एक संवैधानिक संस्था है। ठीक, यह एक संवैधानिक संस्था है। तो इस प्रकार से आप अगर आप परीक्षा में करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्वेश्चन कर लेंगे और आपके जो है मार्क्स ज़्यादा आएंगे, आपके क्वालिफाई करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसी प्रकार से जैसे ये है, इस प्रकार के क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है। ठीक, अब इसमें हमको मान लीजिए मैंने पढ़ा है, हाँ तुक्का तभी लगाइएगा, फिर बोल रहा हूँ तुक्का तभी लगाइएगा जब उसके बारे में इस क्वेश्चन में के बारे में कुछ पढ़ा हो। अगर कुछ भी नहीं पढ़ा तो बिल्कुल छोड़ देना। ठीक, फिर क्या करते हैं, मैंने विकल्प पढ़ा कि उन एक प्रोटीन है, रेयान रूपांतरित स्टार्च है, रबर एक प्राकृतिक बहुलक है, फ्लोरीन कार्बन का एक अपरूप है। ठीक, कह रहा कौन सा सुमेलित नहीं है। अब देखिए मैंने देखो उन कहाँ से निकलती है, भेड़ से। भेड़ क्या है, सजीव है, तो इसका मतलब वो प्राकृतिक है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही। ठीक, उसके बाद रेयान रूपांतरिक स्टार्च है। ठीक है, फिर कह रहा है रबर एक प्राकृतिक बहुलक है। रबर कहाँ से निकलती है, पौधे से निकलती है, इसका मतलब ये भी सही है। फ्लोरीन कार्बन का एक अपरूप है। फ्लोरीन जो होता है कार्बन का एक अपरूप है। अब मान लीजिए इसमें दो में कन्फ्यूजन है। ठीक, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, रेयान रूपांतरित स्टार्च है, ठीक है, और फ्लोरीन कार्बन का एक अपरूप है। अब मुझे मालूम है फ्लोरीन कहीं ना कहीं मैंने पढ़ा है कि कार्बन का कुछ अपरूप लग रहा है, तो इसका मतलब ये तो खैर नहीं होगा और ये 100% हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अब ये वाला जैसे इस प्रकार के क्वेश्चन आता है सुमेलित करने के लिए सूची 1 से सूची 2 से। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए मुझे कुछ पता है, कुछ नहीं पता, तब मुझे क्या करना है, जैसे विधि के सम्मुख समानता, तो सीधा मैंने देखा। ठीक, और कितना अनुच्छेद, हाँ 14, अनुच्छेद 14 में विधि के सम्मुख समानता की बात की गई है। ठीक है, तो एक मिनट, हाँ तो इसका कैसे होगा, चलिए अब मुझे क्या करना है। हाँ, मैंने पढ़ा ऑप्शन एक मालूम हुआ था कि विधि के सम्मुख समानता, चलिए मैं निकाल लेता हूँ, विधि के सम्मुख समानता है भाई। ठीक है, अब करना क्या है, उसके बाद मैंने विकल्प मिलाए, इसमें दिख नहीं रहा, मान लीजिए विकल्प मिलाया, उसमें से एक का थर्ड किसी में मिल गया और उसके बाद एक और मुझे कोई मालूम हो जाए। मान लीजिए बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, तो अनुच्छेद किस में बात की गई है, तो मान लीजिए दो मुझे मालूम हो गए, दो मुझे क्या हुए मालूम हो गए, कौन कौन से, एक ये और एक ये, चलिए आ गया। हाँ, अब यहाँ पर देखिए, अब एक का थर्ड कहाँ पर है, अब मुझे इसमें देखो इसमें तो एक ही से निकल आया आंसर। ठीक, एक ही से कोई आंसर निकल आया। अब क्योंकि एक थर्ड सिर्फ एक है, बी वाला। अब देखिए मैं एक क्रॉस, अब मान लीजिए मैंने ए से निकाल लिया,
अब मुझे और कोई नहीं पता है, एक डी वाला पता है, बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो सीधे इसमें देखेंगे डी का दूसरा क्या है, डी का दूसरा ए का थर्ड, बस 2 से मेरा आंसर निकल गया, बस बात ख़त्म। आगे बढ़ जाते हैं। फिर उसके बाद एक इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है। जब डेंगू हो जाता है तो मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आया और सीधा को सिंपल क्वेश्चन पूछा, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे। मान लीजिए मुझे कुछ भी नहीं पता है, ठीक, कुछ भी नहीं पता, मैंने दिमाग लगाया कि डेंगू बुखार में शरीर, यानी कि डेंगू बुखार होता है, ठीक है, जल की वजह से तो नहीं होता है, ये तो पता है, इसको मैंने कट कर दिया। शर्करा की वजह से ये भी नहीं हो सकता है, मीठे की वजह से डेंगू होता है, ये भी नहीं, क्योंकि बुखार है, ठीक। अब मुझे 2 विकल्प मिले कि प्लेटलेट्स की कमी से या हीमोग्लोबिन की कमी से। अब मुझे मतलब मैंने कहीं पढ़ा थोड़ा बहुत कि हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, तो मैंने दिमाग लगाया कि यार एनीमिया रोग हो जाता है हीमोग्लोबिन की कमी से, इसलिए ये डेंगू रोग तो इसके वजह से नहीं होगा, इसको मैंने कट कर दिया, सीधे मेरा आंसर निकल आया, ठीक। अब मेरा जब ये आंसर निकल आया तो सीधे मैंने ऐसे आंसर लगाया और आगे बढ़ गया। बस यही आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए एग्ज़ाम में। अगर आप इस प्रकार की स्ट्रेटजी अपनाते हैं तो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप मार्क गेन करेंगे, ताकि आप आने वाली परीक्षा जो है आप क्वालिफाई कर लें। मेरी यही स्ट्रेटजी रहती है, इसलिए मैं लगभग जो पेपर देने जाता हूँ लगभग क्वालिफाई हो जाता हूँ और कम पढ़कर भी क्वालिफाई करता हूँ। ये मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेटजी है और आपको भी यही करना चाहिए, ठीक है। आप लोगों, उम्मीद है आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा, जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी वो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं अच्छे से अच्छे वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।